वेलकम बैक टू स्कूलम। लास्ट टाइम हमने देखा था क्लास 8 का चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, एंड सेकेंडली हमने उन माइक्रोब्स के बारे में समझा जो हमारे फ्रेंड्स हैं, यानी कि हमें सम और द अदर वे वो हमें हेल्प करते हैं। इसके अंदर हमने कर्ड प्रिपरेशन देखा, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, ब्रेड मेकिंग में ईस्ट कैसे रोल प्ले करता है। उसके अलावा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मेडिसिन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज़ करते हैं। इवन दो ये जो डिजीज़ होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कॉज किया है, फिर भी इनके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ किसको करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो इनका इफेक्ट हमने मेडिसिन में भी देखा, सॉइल फर्टिलिटी में भी देखा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने इनका इफेक्ट, इनका रोल क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, यहाँ तक भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। अब इसके आगे हमें डिस्कस करना है कि हमारे लेसन का सेकेंड पार्ट, दैट इज व्हाई वी कंसिडर देम एज अ फो। दैट मीन्स हम इनको एनिमी क्यों कंसिडर करते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं, तो हम इनको कंप्लीटली फ्रेंड की कैटेगरी में क्यों नहीं डाल देते, क्यों हम दोनों 50-50 लेके चल रहे हैं। तो क्यों लेके चलते हैं, लेट्स फाइंड आउट। अब जब हम बात कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा हमारे फ्रेंड नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेनिफिशियल है, जिनका यूज़ हम डिफरेंट वेज में करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हार्मफुल है। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने एक टर्म दे रखा है, दैट इज पैथोजन। हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, या तो किसी भी एनिमल या फिर प्लांट को डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, पैथोजन। अब यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, फंजाई है, कि कोई वायरस है, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। एज अ होल हम क्या उसको बोलेंगे, पैथोजन। अब ये पैथोजन, जो पैथोजन हमें ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, उस पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ही ट्यूबरकुलोसिस को हमने इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं, टीबी। ओके, ये रेस्पिरेटरी डिजीज है और ये कॉज होता है वन ऑफ द पैथोजन, दैट इज वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अदर देन दिस पोलियो विच इज़ अ वेरी डेडली वन। डेडली इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज वी लूज आवर लाइफ, बट हम अपना एक पार्ट, जो बॉडी का कोई एक पार्ट होता है जो पैरालाइज हो जाता है, फर्दर ग्रो नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच हम कंप्लीटली एक नॉर्मल इंसान की तरह फंक्शन नहीं कर सकते हैं। बट गुड न्यूज़ इज polio is eradicated from India and thanks to the government for the polio campaign, जिसके वजह से हमने 100% इरेडिकेशन अचीव कर लिया। अब 100% इरेडिकेशन का मतलब क्या है कि इवन दो हम कुछ केसेस देख सकते हैं जो प्रीवियसली ऑकर हुए हैं पोलियो के, लेकिन टिल डेट अभी क्या है कि लास्ट कुछ सालों में हमने कभी एक भी नया पोलियो का केस नहीं देखा है। बट पोलियो कॉज कौन करता है, पोलियो वायरस। और ये एक वायरस है जिसके वजह से क्या होता है कि हमारी एक बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, एंड इट कैन बी द लेग्स, आर्म्स और एनीथिंग। अदर देन दिस, एक जो डिजीज जो कॉमनली बरसात के टाइम में आपने सुना होगा, दैट इज मलेरिया। अब मलेरिया जो है वो बेसिकली कॉज होता है बिकॉज ऑफ द मॉस्किटो विच इज़ नोन एज एनाफिलस मॉस्किटो। एनाफिलस सिर्फ काफ़ी नहीं है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। अब ये क्या करती है हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं, और अगर ये एंटर करते हैं तो इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो वो डिजीज़ जो एक
के दूसरे से फैल सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस के टाइम पे कोविड-19 के केस में हम एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि अगर हम स्नीज करते, कफ करते, उसके वजह से क्या हो रहा था कि हवा में वायरस फैल जा रहा था। और अगर हम एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो इंसान नॉर्मल है वो जस्ट बिकॉज कि ऐसी हवा के कांटेक्ट में आ रहा है जिसमें वायरस ऑलरेडी फैला हुआ है, तो उसको भी कोविड-19 होने के चांसेस थे। दैट वाज द रीज़न कि हम एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। अब यहाँ पे मेरे और उस इंसान के बीच में जो हवा है उसने क्या किया, एक कैरियर का काम किया। कैरियर इन द सेंस कि वो पर्टिकुलर मीडियम जो एक जगह से दूसरी जगह पे पैथोजेंस को कैरी करते हैं। अब ये कैरियर या फिर वेक्टर दोनों के कुछ भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। नॉन लिविंग कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन लिविंग हो सकते हैं हमारा एयर, वाटर, एयर एंड वाटर। इनफैक्ट लिविंग भी हमारे कुछ कैरियर्स होते हैं, दैट इज जो कॉमन कैरियर है दैट इज मॉस्किटो। मॉस्किटो आपने सुना होगा मलेरिया कॉज होता है बिकॉज ऑफ द फीमेल एनाफिलस। डेंगू भी मॉस्किटो की वजह से ही कॉज होता है। अब होता क्या है इस केस में, अब यहाँ पे एक जो इंसान नॉर्मल है उसको वो मच्छर आके काटता है, लेकिन उसको काटने से पहले उसने कभी ना कभी एक ऐसे इंसान को काटा है, एक ऐसे इंसान से ब्लड को ड्रॉ किया है जिसको या तो डेंगू या तो मलेरिया है। अब उसमें जब उसने ब्लड लिया तो उस टाइम पे उसके जो सिरिंज होती है, जो माउथ होता है, वहाँ पे उस वायरस के उस पैथोजन लग जाते हैं, उसके पेट में रहते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब वो एक नॉर्मल इंसान को जब बाइट करता है तो उस टाइम पे उस नॉर्मल इंसान के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, वायरस, वो जो भी हो, वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब इस केस में ऑल्दो मैं एक इंसान के कांटेक्ट में नहीं आया, मुझे नहीं पता कि उस इंसान को कौन है वो जो इसको डिजीज है, स्टिल आई गॉट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ द मॉस्किटो। फ्लाइज भी हो सकती है। फ्लाइज क्या करती हैं, यहाँ से वहाँ उड़ती रहती है, जाके किसी गार्बेज पे बैठती है, किसी वेस्ट पे बैठती है, सीवेज में बैठती है, और वही फ्लाइज आके हमारे खाने पे बैठ जाती है। अब ये खाने पे बैठने की वजह से क्या हुआ, जो पैथोजन उनके बॉडी पे स्टक हुए हैं वो पैथोजन हमारे फूड तक आते हैं, और वो फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजन हमारे फूड पे ट्रांसफ़र हुए थे वो हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इन सारे डिजीजेस जो एक वेक्टर, कैरियर या फिर किसी ना किसी से सम और द अदर वे में अगर कम्युनिकेट हुआ है किसी दूसरे इंसान से एक इंसान को, या तो किसी एनिमल से एक इंसान को, तो उस डिजीजेस को हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंडर एक क्लासिक एग्जांपल है दैट इज मलेरिया, विच वी वर टॉकिंग ऑल्सो। तो मलेरिया के केस में क्या होता है, एनाफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो होता है वो जाके बाइट करता है एक डिजीज्ड पर्सन को, और जब डिजीज पर्सन को वो बाइट करता है तो उस केस में जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो उसके पेट के अंदर आ जाता है, और जब ये सेम मॉस्किटो जो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, प्लाज्मोडियम क्या है, मॉस्किटो के अंदर सर्वाइव कर सकता है, ह्यूमन के ब्लड में सर्वाइव कर सकता है। तो अब ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है एक ऐसे इंसान पे जो नॉर्मल है और नॉन इन्फेक्टेड है। अब ये नॉन इन्फेक्टेड इंसान को जब ये मॉस्किटो बाइट करेगा तो व्हाट विल हैपन कि प्लाज्मोडियम इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके वजह से दिस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन विल गेट इन्फेक्टेड एंड फाइनली उसको भी मलेरिया हो जाएगा।
अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं इनको आप इजीली प्रिवेंट कर सकते हो। कैसे? आपको केयर लेना है कि आपके आसपास जितने भी गड्ढे हैं या फिर कोई भी ऐसा बर्तन जो ओपन पड़ा है जिसमें पानी जम रहा हो, वह उनको हमें खाली कर देना है या तो कोई डिसइंफेक्टेंट डाल देना है, जिसके वजह से क्या होगा, जो मॉस्किटो के लार्वे हैं उसमें जमा नहीं हो पाएंगे। जो अपना मॉस्किटो है, जो मलेरिया या फिर डेंगू के मॉस्किटो, वो क्या करेंगे, अपना एग ले नहीं कर पाएंगे, और जब एग ले नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सराउंडिंग जो होगा मॉस्किटो फ्री होगा। स्पेसिफिकली ऐसे मॉस्किटो जो एक पैथोजन को कैरी कर सकते हैं, और जब आपका एरिया मॉस्किटो फ्री होगा तो पॉसिबिलिटी वेरी लेस है कि आपको ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकते हैं, स्पेशली वो डिजीजेस जो इंसेक्ट्स मॉस्किटो की वजह से फैलते हैं। सेकेंडली, आपको केयर लेना है कि आप कहीं पे भी ऐसा कोई फूड कंज्यूम ना करो जो कि ओपन है, जहाँ पे फ्लाइज बैठ रही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो फ्लाइज कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेस्ट या फिर कहीं ना किसी सीवेज में बैठी हो और वहाँ से कोई ना कोई पैथोजन कैरी करके उस फूड पे ट्रांसफ़र कर चुकी हैं। एक ओपन फूड के पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो हवा से या फिर जो भी हवा चल रही है या फिर गाड़ियाँ जा रही है, एक इंसान जो वहाँ पे आके कॉफ कर रहा है, तो उसके वजह से भी उस फूड में पैथोजन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और उस फूड को जब आप कंज्यूम करते हो तो इवन दो यू आर हेल्दी एंड फाइन, यू बिकम इन्फेक्टेड। Secondly, you have to make sure you are consuming a food from a authenticated source, जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे एटलीस्ट पॉसिबिलिटी लोवेस्ट है कि कोई भी गंदा पानी यूज़ किया हो, क्योंकि पानी से भी ये कम्युनिकेबल डिजीजेस फैल सकते हैं। तो इफ़ यू सी, बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो हमें कॉज होती है बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने ट्यूबरकुलोसिस देख चुका है। ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है? बैक्टीरिया, दैट इज माइकोबैक्टीरिया। और ये मोड ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पे क्या है? एयर। अब आपको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो इसको? सिंपल सा बात है, आपको क्या करना है, एक पेशेंट जिसको ऑलरेडी टीबी है उसको एक आइसोलेशन में रखना है, एक अलग जगह पे रखना है, सो दैट कि वो किसी नॉर्मल इंसान के कांटेक्ट में ना आए, और वो जब कफ और स्नीज कर रहा है तो उस टाइम पे जो वायरस, जो बैक्टीरिया हवा में फैल रहा है या फिर इधर उधर जो भी एरिया में वो फैल रहा है, वो उस एरिया के कांटेक्ट में कोई एक हेल्दी इंसान ना आए। तो उसको एक आइसोलेशन में रख दीजिए। आप हाइजीन मेंटेन कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा डिजीज पैथोजन ना आए। सेकेंडली, आप इसके लिए टीबी के लिए वैक्सीन भी ले सकते हैं। एंड वैक्सीन हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है कि एग्जैक्टली वैक्सीन काम कैसे करती हैं, कैसे ये प्रिवेंट करती है कि आप डिजीज कॉज आपको हो ही ना, आप इन्फेक्टेड हो ही ना। अगर आप इन्फेक्टेड भी होते हो तो हमारे जो फोर्स है, जो इम्यून सेल्स है, किस तरह से अटैक करके आपको बचा लेते हैं आपको कोई भी सिम्टम्स डेवलप करने से, राइट। तो वैक्सीन का अगर आपको वर्किंग देखना है तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वन इज मिजल्स। मिजल्स कॉज होता है बिकॉज ऑफ द वायरस, एंड ये भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है? एयर है। और इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। और सेकेंडली, अगर आपको मिजल्स से बचना है तो वैक्सीन्स ले सकते हैं। चिकन पॉक्स भी वायरस से कॉज होता है, और ये या तो एयर के थ्रू आप ट्रांसमिट हो सकता है, या तो अगर आप एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ गए जिसको चिकन पॉक्स ऑलरेडी है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। इस केस में भी आपको क्या करना है, मेंटेन करना है पर्सनल हाइजीन और वैक्सीन ले लेना है। वैक्सीन आर द बेस्ट वे कि आप बहुत सारे डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो, अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हो अगर आपने वैक्सीन लिया है।
एंड एज आई सेड वैक्सीन का वर्किंग मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज पोलियो। आई ऑलरेडी सेड दैट कि पोलियो इज नाउ इरेडिकेटेड एंड ये इरेडिकेशन इसीलिए पॉसिबल हुआ कि हमने क्या लिया, हमेशा वैक्सीन लिया। जो हमारे बच्चे हैं उनको हमने वैक्सीन दिया। पोलियो वैक्सीन 2 बूंद जिंदगी के, आपने भी सुना होगा, ऐड आता था पहले। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा थी क्योंकि उस टाइम पे इरेडिकेशन के प्रोसेस में थे, बट अब फ्रीक्वेंसी शायद कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस ऐड को जरूर देखो होंगे, 2 बूंद जिंदगी के। सो 2 बूंद जिंदगी के लेना मत भूलिएगा, अपने बच्चों को दिलाना मत भूलिएगा। सेकेंडली और क्या है, कॉलेरा। कॉलेरा इज कॉज ड्यू टू द बैक्टीरिया और ये ट्रांसमिट होता है बिकॉज ऑफ द अनहाइजेनिक वाटर एंड फूड की वजह से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंज्यूम करना है क्लीन फूड एंड वाटर, और हमें कॉलेरा ना हो इसके लिए भी वैक्सीन आप ले सकते हो। टाइफॉइड कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया, और यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है, वाटर। अब वाटर है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, टाइफॉइड से बचने के लिए वार्म वाटर, लुक वार्म वाटर, पहले बॉईल कीजिए वाटर को, फिर लुक वार्म करके उसको ड्रिंक कीजिए, और सेकेंडली वैक्सीन ले सकते हो। हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, दोनों के केस में क्या है, हेपेटाइटिस ए कौन कॉज कर रहा है, वायरस कॉज कर रहा है, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। और इस केस में भी वाटर है तो ऑफकोर्स आप गर्म पानी पी सकते हो और वैक्सीन ले सकते हो। मलेरिया के केस में क्या है, प्रोटोजोआ कॉज करता है। अब आपको लगता होगा, हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि मलेरिया एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से फैलता है। अब इसको मिसअंडरस्टूड हम कर लेते हैं कि एनाफिलस मॉस्किटो कॉज कर रहा है मलेरिया। नहीं, मलेरिया कॉज करता है प्रोटोजोआ, दैट इज मैंने आपको बताया है प्लाज्मोडियम। इसको ट्रांसमिट करता है हमारा मॉस्किटो। मॉस्किटो कॉज नहीं करता, वो बिल्कुल नहीं कॉज करता। कॉज कौन करता है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं, रिपेलेंट यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइडल आसपास, कि कहीं पे भी अगर कोई गड्ढा है उसमें पानी नहीं निकाल पा रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो इसमें इंसेक्टिसाइडल डाल दीजिए, जिसके वजह से वहां पे भी लार्वे पैदा नहीं होंगे, लार्वे मॉस्किटो एग ले नहीं कर पाएंगे, तो एंड ऑफ कोर्स यू विल बी सेफ। उसके अलावा हमें मेंटेन करना है कि कहीं पे भी स्टैग्नेंट वाटर ना हो, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और अगर आप ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, एटलीस्ट ये कम्युनिकेबल डिजीजेस आपके पास तक नहीं आ सकते। ओके, सो नाउ वी नो दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें कुछ प्रिजर्वेटिव मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा हम हर दिन हर घंटे नया खाना बनाएंगे। और उसका क्या, जब उस टाइम पे जब हमारा बरसात होता है या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस गिरता है, वहाँ पे तो फूड बहुत दिनों तक अवेलेबल भी नहीं होता, तो वो लोग क्या करें। तो इसलिए हम एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन से क्या होता है, तो हम सर्टन मेथड्स यूज करते हैं जिसके वजह से हम स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ को। Now you might have a question कि मैम what about the beneficial microbes, हम तो उनका भी ग्रोथ रोक रहे हैं अगर हम कोई प्रिजर्वेटिव मेथड यूज कर रहे हैं तो। यस ऑफ कोर्स, लेकिन एक बात बताओ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं, पहली बात तो फूड को स्पॉइल करेंगे, और एक स्पॉइल्ड फूड यानी कि जो फूड जिसमें से बास आ रही है, हम क्या उस फूड को कंज्यूम करेंगे, डजंट मैटर कि क्या वो बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, तो वो एक हो गए। दूसरा चीज़, आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, ये बैक्टीरिया जो है ये बेनिफिशियल है, इसको हम रखते हैं, ये बैक्टीरिया हार्मफुल है, इसको हम हटा देते हैं, ये डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी क्या होता है कि हम स्टॉप करें हमारे फूड में बैक्टीरियल या फिर आप बोल सकते हो पैथोजन ग्रोथ को। तो अब फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स तो बहुत सारे हैं। अब कुछ प्रिजर्वेशन मेथड्स हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो है सॉल्टिंग, शुगर, ऑयल एंड विनेगर। अब सॉल्ट और शुगर के केस में क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, जब हम सॉल्ट एक लेवल से ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्या कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को।
डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं कर पाते, और जब डिवाइड नहीं कर पाएंगे, अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो उनका ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाता है। और जब ग्रोथ स्टॉप हो जाता है तो हमारा फूड स्पॉइलेज से बच जाता है, हमारे फूड के अंदर जो हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं वो बच जाते हैं। अब मीट को हम इसके थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं, हम पिकलिंग के लिए भी शुगर सॉल्ट यूज करते हैं। हमारे सर्टन वेजिटेबल्स हैं उनके लिए भी हम ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर को प्रिजर्व करने के लिए हम सॉल्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं। अदर देन दैट हम शुगर को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ यू मे थिंक कि शुगर तो खाना था ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ईस्ट के केस में हमने देखा था शुगर पे वो जल्दी ग्रो हो रहे थे। तो शुगर यूज करने से क्या होगा, जब शुगर आप एक सर्टन लेवल के ऊपर यूज करते हो, फॉर एग्जांपल अप्रॉक्सीमेटली 68% से ज़्यादा जब आप यूज करते हो, उस केस में ये एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव का। अब जब 68% से ज़्यादा है तो वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देगा। क्यों ग्रो नहीं होने देगा? क्योंकि जो भी अवेलेबल वाटर है, जो भी आप फूड है, जैम्स प्रिपेयर कर रहे हो और जेलीज प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें जो अवेलेबल वाटर है उसको बाउंड कर देगा, पकड़ के रख देगा। शुगर जो अवेलेबल वाटर है उसके साथ कंबाइन हो गया। कंबाइन होने की वजह से क्या हुआ कि ये वाटर अवेलेबल नहीं रहा। इवन तो वहाँ पे वाटर है बट वो अवेलेबल नहीं है। किसके यूज़ के लिए? माइक्रोब्स के यूज़ के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, जिसके वजह से अगेन दे गेट डिहाइड्रेटेड एंड वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से जैम्स और जेलीस अगर आप देखो तो वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होता है। एंड शुगर सिर्फ स्वीटनेस के लिए नहीं होता बल्कि एज अ प्रिजर्वेटिव वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है। ऑयल्स एंड विनेगर्स, पिकलिंग बेस्ट एग्जाम्पल। आपने कहीं भी ना कभी तो अचार खाया होगा, आपकी दादी या फिर मम्मी अचार डालती हैं, तो जब वो अचार को डालती हैं तो सन ड्राई के अलावा वो कौन सा मेथड यूज़ करती है जिसके वजह से जो अचार इस साल बना है अगले 2 या 3 सालों तक आप खा सकते हो। वो सिंपल सा एक टैक्टिक्स यूज़ करती है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। दैट इज उसको बहुत ज़्यादा ऑयल में डिप कर देती हैं, ऑयल में रखती हैं। अब ऑयल क्या करता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर देगा क्योंकि अवेलेबल वाटर अगेन यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। जिसके वजह से क्या होता है, जो अचार इस साल प्रोड्यूस हुआ है हम अगले साल भी खा सकते हैं, उसके अगले साल भी खा सकते हैं। डिपेंड करता है कितना आप उसको मॉइस्चर से दूर रखते हो, उस हिसाब से वो उतने सालों तक, उतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो पिकल और ज़्यादा वायबल होगा, बहुत ज़्यादा आप खा सकते हो। तो एक बार काम किया और सालों तक खाया, है ना बेस्ट मेथड। तो इसके अलावा ये तो हो गए जनरली जो हम ऑयल, शुगर, सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टेंट प्रिजर्वेशन जो है, जैसे कि हमें अगर मिल्क को प्रिजर्व करना है तो हम क्या करेंगे, मिल्क को बॉईल कर देंगे। अब मिल्क को जब हम बॉईल करेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स हैं जो हमारे मिल्क को कर्टलिंग बना सकती हैं, स्पॉइल कर सकती हैं, वो डेड हो जाएंगे। और जब डेड हो जाएंगे तो हमारा मिल्क कुछ ज़्यादा देर तक टिक सकता है। अगर आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन आप भूल जाते हो मिल्क को बॉईल करना, वो 1 से 2 या फिर 3 घंटे के अंदर वो स्पॉइल हो जाता है, फट जाता है जब आप बॉईल करते हो। क्यों फट जाता है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लैक्टोबैसिलस ग्रो हो जाते हैं और जिसके वजह से वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, दूध को फाड़ देता है। अब इस केस में इनसे प्रिवेंट करना है तो ऑफ कोर्स आपको कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, बॉइलिंग का। अब बॉइलिंग में अब हर जगह तो बॉइलिंग नहीं किया जाता है। इफ़ यू सी द पैकेट मिल्क बॉइल्ड नहीं होता, वो भी कच्चा होता है। लेकिन पैकेट मिल्क के केस में कौन सा हम मेथड यूज़ करते हैं, पास्चराइजेशन का।
पास्चराइजेशन बॉइलिंग से अलग क्यों है? क्योंकि बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, हाई हीट देते हैं, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देते हैं, बट पास्चराइजेशन में हम क्या करते हैं, हाई हीट देते तो हैं लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं। फॉर एग्जांपल 70 डिग्री पे अगर हीट कर रहे हैं तो हम 15 to 30 सेकेंड तक ही इसको हीट करेंगे, और ये मेथड क्या होगा, पास्चराइजेशन मेथड होगा। हाई हीट प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन बोलते हैं, और ये हम बैरल्स में कर सकते हैं। और पास्चराइजेशन के मेथड को ही यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए मिल्क को फॉर एटलीस्ट 1 or 2 डेज के लिए, जो मिल्क कंपनियां यूज़ करती हैं। अदर देन पास्चराइजेशन एंड बॉइलिंग, मिल्क को अगर प्रॉपरली रखना है, और नॉट ओनली मिल्क, जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम लाते हैं जब वो फ्रेश रहते हैं, अगर आप देखोगे बाहर अगर उसको छोड़ दोगे तो पॉसिबिलिटी है कि 1 या 2 दिन में वो सड़ने लगेंगे। लेकिन अगर आप उसको फ्रीज कर दोगे, फ्रीज इन द सेंस फ्रीज में रख दोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो 3 या 4 दिन तक बिना खराब हुए आपका रह सकते हैं, इनफैक्ट हफ्तों तक रह सकते हैं। लेकिन अगर उसको और ज़्यादा नीचे टेम्परेचर पे कर दिया, यानी कि आपने उसको फ्रीज़र में डाल दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि वो फ्रूट अगर आप उसको बाहर नहीं निकाले, एक्सपोज नहीं किया आउटर एनवायरनमेंट से, तो पॉसिबिलिटी है कि वो मंथ्स तक वहाँ पे बिना खराब हुए रह सकता है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जो वाटर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर होता है वो कैरी करता है ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, और जब माइक्रोब्स ग्रो होते हैं तो ऑफ कोर्स वो क्या करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में से जो शुगर है, जो न्यूट्रिएंट है, उसको यूज़ करेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे, जिसके वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्पॉइल होने लगते हैं। बट जब अवेलेबल वाटर ही नहीं रहेगा तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये माइक्रोब्स ग्रो कैसे करेंगे? दैट इज़ वाई फ्रीजिंग इज़ द अनदर मेथड जिसको हम प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दिस आर द अदर मेथड जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी इंश्योर करना होता है कि जो फूड ड्राइड है, जैसे कि चना, आपके ग्रेन्स, सीड्स, उनको भी हम डायरेक्टली एयर के एक्सपोजर में ना लाएं, क्योंकि अगर एयर के एक्सपोजर में आएगा तो वहाँ पे मॉइस्चर अटेंड करेगा, और मॉइस्चर अटेंड करेगा तो माइक्रोब्स ग्रो होंगे। उस केस में हमें क्या करना है कि हम उसको स्टोर करके रखें, गनी बैग में स्टोर कर दें, एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर कर दें। और जब एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करेंगे तो ऑफकोर्स मॉइस्चर ना जाएगा ना एयर जाएगा, और एयर के थ्रू जो माइक्रोब्स वहाँ तक पहुँचने वाले थे वो भी कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो 1 हफ्ते तक जा रहे थे, हो सकता है 1.5 हफ्ते तक जाए। जो ग्रेन्स है, ड्राइड है, वो भी बहुत लंबे समय तक आपके घर में आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। ओके, तो स्टोरेज एक क्लीन ड्राई प्लेस पे उसको एयरटाइट करके रखना इज अनदर वे ऑफ प्रिजर्वेशन। ओके, सो दिस वर ऑल मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो हो सकता है आपने कभी ना कभी किया होगा। इनफैक्ट पॉसिबिलिटी है कि आपके मॉम ने बहुत ज़्यादा इसको प्रीफर किया होगा। स्टोरेज हम हमेशा गनी बैग्स में या फिर किसी डब्बे में स्टोर करते हैं, ग्रेन्स, राइस, दाल, इन सब को फ्रिज में सब्जियाँ आते ही फ्रिज में डाल देते हैं, तो अननोइंगली हम उन चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं, इस साइंटिफिक मेथड्स को न जानते हुए। लेकिन आज आपको पता है कि इन सारे मेथड्स के पीछे फ्रिज में क्यों डालना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आप जब अपनी मॉम को देखो कि सब्जी बाहर है, तो आपको अपने मॉम के जाके हेल्प करनी चाहिए और उस सब्जी को फ्रिज के अंदर डाल दो, सो दैट कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको खा सकते हो। Okay, so that was all about preservation. Now let's move on to the last part of this lesson, that is nitrogen cycle. अब नाइट्रोजन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं हर प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। प्रोटीन फॉर्म करना है, नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन तो काफ़ी एसेंशियल है, और ये इतना एसेंशियल है क्योंकि वो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आते हैं। और इसका पूरा फंडा हमने देख चुके हैं फर्स्ट लेसन में, जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हम बात कर रहे थे।
अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है ये जानना कि एटमॉस्फेयर में इतना 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी क्यों प्लांट्स इन नाइट्रोजन के लिए सॉइल पे डिपेंडेंट हैं। क्योंकि जो 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। प्लांट्स जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। नाइट्रोजन को कन्वर्ट जब तक हम नाइट्रेट्स में नहीं करेंगे तब तक प्लांट उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करें नाइट्रेट के फॉर्म में। नाउ अब ये नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जो नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कंबाइन कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ और उसका ऑक्साइड बना सकते हैं। अब ये चीज़ हम तो नहीं करेंगे, ये होगा थ्रू नेचुरल फेनोमेना दैट इज लाइटनिंग। अब लाइटनिंग में क्या होता है कि जब दो बादल टकराते हैं और लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाते हैं ऑक्साइड्स और ये ऑक्साइड वॉश हो जाते हैं रेन के साथ और रेन के साथ चले जाते हैं सॉइल के अंदर और सॉइल के अंदर फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट थ्रू बैक्टीरिया। सेकेंड वे जो है जिसके वजह से नाइट्रोजन सॉइल में जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ द डेथ of the plants, animals and any other organism present on the earth। अब हमारे अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जब हम सॉइल में जाते हैं तो बैक्टीरिया फंगस वो क्या करते हैं हमारे बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और जब डिकम्पोज करते हैं तो जो हैवी ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें से एक सिंपलर फॉर्म होता है जिसमें से हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर पाते हैं नाइट्रेट में। हम नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में और फाइनली प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है। थर्ड वे जो ये डिकेइंग में होती है, जो एनिमल वेस्ट होता है वो पहले कन्वर्ट होता है एमोनिया में। जो एनिमल वेस्ट है वो पहले कन्वर्ट होता है एमोनिया में और जब एमोनिया में ये कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन। अब ये जो एमोनिफिकेशन के बाद क्या होता है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रेट्स में। हम इन द सेंस कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, नाइट्रेट्स में। ओके और सो फार जब मैं बोल रही थी कि एमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, एमोनिफिकेशन के बाद जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो हमारे एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जब हम बोलते हैं कि सारी चीज़ें नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है तो जब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है उसको कन्वर्ट कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सारे नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो अदर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो प्लांट ले लेता है। तो ये सारी बातें हो गई कि नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को देने के लिए। लेकिन सेकेंडली ये भी तो हो सकता है कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में वो सारा कन्वर्ट होते जा रहा है, वो प्लांट यूज़ करते जा रहे हैं, प्लांट को खा के हम यूज़ करते जा रहे हैं। तो इस तरह से तो पॉसिबिलिटी है कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी हो जाए। जो 78% नाइट्रोजन आज है वो 77, 76, 75 ऐसे करते करते स्लोली ये इतना डिक्रीज हो जाए कि एटमॉस्फेयर में कोई नाइट्रोजन बचे ही ना। बट ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होना था तो अब तक तो हो चुका होता। तो क्या होता है कि क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि जो हमने नाइट्रेट में सारा जो बैक्टीरिया नाइट्रेट में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है उसको बैक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में वो कन्वर्ट कर देते हैं। जो इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, साइकिल को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन हमने ऑलरेडी लिया है उसको फिर से नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसमें कन्वर्ट करके। तो इफ यू ऑब्जर्व हियर, तो क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आ रहा है सॉइल में, और सॉइल में जो नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में है वो प्लांट यूज कर रहे हैं, और प्लांट को खाने के वजह से प्रोटीन फॉर्म करके हम यूज कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स यूज कर रहे हैं। और जब हम बैक इनटू द सॉइल जाते हैं, बैक इनटू द सॉइल जाने का मतलब क्या होता है, लीफ क्या होते हैं, शेड होते हैं, वो सॉइल में जा रहे हैं। जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डेड होते हैं, वो फिर से सॉइल में जाते हैं। फिर से क्या होता है कि डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया इस हमें डिकम्पोज करके फिर से नाइट्रोजन जो सॉइल से हमने लिया था बैक टू द सॉइल दे देते हैं। और जब ये बैक टू द सॉइल जाता है तो कुछ परसेंटेज इसमें से क्या होता है कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो ये साइकिल चलता रहता है, जिसके वजह से कभी भी ये 78% जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कभी भी कम नहीं होते, क्योंकि ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। Okay, so with that we have come to an end of this lesson. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं इस सेशन को। ये सेशन का पार्ट 3 जब आएगा उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस सेशन से रिलेटेड यानी कि इस लेसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, एंड इवन इलाबरेटिव क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हो तो उस लेसन को, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब स्कूल अप।